नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है हमारा वायुमंडल का संगठन और संरचना। आज का हमारा विषय है वायुमंडल का संगठन और संरचना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडलीय परत है। अगर देखा जाए तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडलीय परत है जो गैसों के मिश्रण से बना है। यानी वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडलीय एक परत है जो गैसों के मिश्रण से बना है, जो अनेक प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। यह परत पृथ्वी को घेरती है। यह परत पृथ्वी को घेरती है और जीवन के लिए आवश्यक है। यानी कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडलीय परत है जो अनेक गैसों के मिश्रण से बना है। ये परत पृथ्वी को घेरती है और जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायुमंडल पृथ्वी की समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, पृथ्वी के समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए वायु की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। यानी समस्त जीव जगत को जीने के लिए वायु की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर वायु के अभाव में ही जीवन नहीं पाया जाता है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर देखा जाए तो वहाँ वायु का अभाव होने के कारण वहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत विद्यमान है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक अदृश्य परत विद्यमान है जो एक लिफाफे की भांति पृथ्वी को घेरे हुए है, अपने आवरण से, गैसों के आवरण से ढके हुए है। ये अनेक गैसों का सम्मिश्रण होता है। ये वायुमंडल जो है ये अनेक गैसों का सम्मिश्रण है जो कि रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो ये वायु का आवरण घेरे हुए है, इसी को वायुमंडल कहते हैं।
प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता, प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता फिंच व ट्रिवार्था के शब्दों में, प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता फ्रिंच व ट्रिवार्था महोदय ने पर्यावरण के बारे में, वायुमंडल के बारे में बताया है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरते हुए, पृथ्वी को चारों ओर से घेरते हुए पृथ्वी ग्रह के अभिन्न अंग के रूप में, पृथ्वी को चारों ओर से घेरते हुए पृथ्वी के अभिन्न ग्रह के रूप में विस्तृत गैसीय आवरण, पृथ्वी को चारों ओर से घेरते हुए पृथ्वी को फिंच और ट्रिवार्था महोदय ने वायुमंडल के बारे में बताया है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरते हुए पृथ्वी ग्रह के अभिन्न अंग के रूप में, पृथ्वी ग्रह के रूप में विस्तृत गैस आवरण जो कि कई सौ मील ऊंचाई तक फैला है, गैसों का आवरण जो कि कई मील की ऊंचाई तक फैला है, वायुमंडल कहलाता है। यानी फ्रिंच और ट्रिवार्था महोदय ने अपने वायुमंडल की परिभाषा में बताया कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरते हुए पृथ्वी ग्रह के अभिन्न अंग के रूप में विस्तृत गैसीय आवरण जो कि कई सौ मील घेरे हुए है को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल सदैव इसके साथ चिपका रहता है। यानी पृथ्वी पर जो वायु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल इससे चिपका रहता है, अर्थात भूमि एवं जल की भांति, अर्थात भूमि और जल की भांति यह पृथ्वी का अभिन्न अंग है। अर्थात देखा जाए तो भूमि और जल की भांति वायुमंडल पृथ्वी का अभिन्न अंग है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार, भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार मानव के, भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार गैसों, जलवाष्प तथा धूल की एक संहति, गैसों, जलवाष्प तथा धूल की एक संहति जो पृथ्वी के बाहरी भाग को ढके हुए है। गैसों, जलवाष्प तथा धूल की एक संहति जो पृथ्वी के बाहरी भाग को ढके हुए है वायुमंडल कहलाता है। यानी भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार गैसों, जलवाष्प और धूल की एक संहति जो पृथ्वी के बाहरी भाग को ढके हुए है वायुमंडल कहलाता है। मानव के वायुमंडल विषयक ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है। यानी मानव को वायुमंडल से संबंधित ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।
आधुनिक काल में टोरिसली, हैली, बर्जरन, फैरल, बायजबेल्ट, मौलेनोव आदि विद्वानों ने टालेरसी, हैली, बर्जरन, फैरल, बायजबेल्ट, मौलेनोव आदि विद्वानों ने इसमें विशेष योगदान दिया है। वायुमंडल के अध्ययन में इन विद्वानों ने विशेष योगदान दिया है। वर्तमान में मौसम उपग्रहों से, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मौसम उपग्रहों से वायुमंडल की नवीनतम दशाओं के जानकारी हमें प्रतिदिन प्राप्त होती है। वर्तमान समय में मौसम उपग्रहों से वायुमंडल के बारे में हमें नवीनतम दशाओं की जानकारी हर समय प्राप्त होती रहती है। कंप्यूटर और संवेदनशील व अति परिष्कृत मौसम, कंप्यूटर एवं अति संवेदनशील व अति परिष्कृत मौसम उपकरणों से वायुमंडल की जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण आसान हो गया है। देखा जाए तो मौसम उपग्रहों से नवीन दशाओं की जानकारियां हमें हर समय उपलब्ध हो जाती हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर एवं संवेदनशील व अति परिष्कृत मौसम उपकरणों से वायुमंडल की जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण अब आसान सा हो गया है। वायुमंडल का संगठन या बनावट, वायुमंडल का संगठन या बनावट को अगर देखा जाए तो वायुमंडल का संगठन सामान्यतः ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील रहा है। यानी वायुमंडल का संगठन और बनावट अगर देखा जाए तो वायुमंडल का संगठन सामान्यतः ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील रहा है। भारी गैसें, यानी वायुमंडल में भारी गैसें निचले भागों में, एवं अधिक हल्की एवं विशेष प्रकार की आवेशित, भारी गैसें निचले भागों में एवं अधिक हल्की एवं विशेष प्रकार की आवेशित गैसें वायुमंडल की विविध ऊंचाई पर पाई जाती हैं। यानी वायुमंडल की अगर संरचना को देखा जाए तो वह जो भारी प्रकार की गैसें हैं वो निचले स्तर पे और हल्के प्रकार की गैसें ऊंचे स्तर पे पाई जाती हैं। ऐसी सभी गैसें अन्य तत्व जो कि वायुमंडल में पाए जाते हैं, जलवायु, ऐसी सभी गैसें
जो अन्य तत्वों वायुमंडल में पाए जाते हैं वायुमंडल के संगठन या संरचना या बनावट का अंग होते हैं। यानी ऐसी सभी प्रकार की गैसें, अन्य तत्व जो वायुमंडल में पाए जाते हैं, गैसें और अनेक प्रकार के तत्व जो वायुमंडल में पाए जाते हैं वायुमंडल के संगठन या संरचना या बनावट का अंग होते हैं। तो नंबर एक है गैसें। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन प्रमुख हैं। गैसों में अगर देखा जाए तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख हैं। दोनों ही प्राण पोषक गैसें हैं। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही प्राण पोषक गैसें हैं। ऑक्सीजन से शरीर व रक्त शुद्ध व संचालित रहता है। ऑक्सीजन से शरीर व रक्त शुद्ध व संचालित रहता है, जबकि नाइट्रोजन प्रोटीन व विटामिन निर्माण का आधार है। ऑक्सीजन से शरीर व रक्त शुद्ध संचालित रहता है। ऑक्सीजन से शरीर व रक्त शुद्ध संचालित रहता है, जबकि नाइट्रोजन प्रोटीन व विटामिन निर्माण का आधार है। ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल का 99% से कुछ अधिक, ये दोनों गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल का 99% से कुछ अधिक भाग पूरा करती हैं। यानी ये दोनों गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 99% भाग को पूरा करती हैं। वायुमंडल की विभिन्न गैसें और उनका प्रतिशत, वायुमंडल की विभिन्न गैसें और उनका प्रतिशत अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, जिसे रासायनिक सूत्र में N2, नाइट्रोजन 78.03%। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 78.03 होता है। दूसरी गैस है ऑक्सीजन, जो भारी गैसें हैं। पहली गैस भारी गैस नाइट्रोजन, ये वायुमंडल में 78.03% पाई जाती है। दूसरी गैस है ऑक्सीजन, ये 20.94% वायुमंडल में पाई जाती है। तीसरी गैस है भारी गैस आर्गन। तीसरी प्रकार की भारी गैस है आर्गन, ये 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। चौथी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथी प्रकार की गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यह 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड
0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। अर्थात वायुमंडल में पाई जाने वाली भारी गैसें जो हैं वो नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये भारी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। हल्की गैसों को अगर देखा जाए, हल्की गैसों को अगर देखा जाए तो उसमें हाइड्रोजन, हल्की गैसों में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन 0.01%, हाइड्रोजन 0.01% हल्की गैस। दूसरी हल्की गैस वायुमंडल में जो पाई जाती है वो है नियान। दूसरी गैस जो वायुमंडल में हल्की पाई जाती है, हल्की गैसों में जिसका नाम है वो है नियान। उसका वायुमंडल में उसकी मात्रा 0.0018% है। यानी हल्की गैसों में जो दूसरी गैस है उसका नाम है नियान, और इसकी मात्रा को अगर देखा जाए तो वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.0018% है। हल्की गैस में और अगर गैसों को देखा जाए तो अगली गैस है हीलियम। वायुमंडल में हल्की प्रकार की गैस के बारे में अगर देखा जाए तो वो गैस है हीलियम। यह धरातल पर, यह वायुमंडल में 0.0005, यह धरातल में, यह वायुमंडल में 0.0005% पाई जाती है। हल्की गैसों में अगली गैस है क्रिप्टॉन। हल्की गैसों में अगली गैस है क्रिप्टॉन। ये धरातल में, ये वायुमंडल में 0.0001% पाई जाती है। यानी क्रिप्टॉन गैस जो हल्की प्रकार की गैस है, ये वायुमंडल में 0.0001% पाई जाती है। अगली गैस है हल्की प्रकार की गैस जीनोन। अगली गैस है हल्की प्रकार की गैस जीनोन। ये धरातल पर 0.00009% वायुमंडल में पाई जाती है। अगली हल्की प्रकार की गैस है ओजोन। अगली हल्की प्रकार की गैस है ओजोन। यह वायुमंडल में 0.000001% भाग वायुमंडल में पाई जाती है। यानी ये भारी गैसें और हल्की प्रकार की भारी गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और हल्की प्रकार की गैसों में हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन और ओजोन। ये भारी और हल्की प्रकार की गैसें हैं। तो ये पहला है वायुमंडल का संगठक या बनावट में गैसें, और दूसरा है अन्य पदार्थ। दूसरा है अन्य पदार्थ। वायुमंडल की निचली परतों में, वायुमंडल की निचली परत में जलवाष्प की मात्रा अवश्य पाई जाती है। यानी वायुमंडल की निचली परत में जलवाष्प की मात्रा अवश्य पाई जाती है। यही नहीं, आकाश में जितने प्रकार के संघनन रूप विकसित होते हैं, आकाश में जितने प्रकार के संघनन रूप विकसित होते हैं,
सभी वायु में वाष्प की उपस्थिति का ही परिणाम है। सभी वायु में वाष्प की उपस्थिति का ही परिणाम है। वायु में जल वाष्प, सागर तल, वायु में जल वाष्प या सागर तल या जल तल से निरंतर होने वाले वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। यानी वायु में वाष्प की उपस्थिति का ये जो परिणाम होता है, यह वायु में जलवाष्प सागर तल या जल तल से निरंतर होने वाले वाष्पीकरण से इसको जल की प्राप्ति होती है। वाष्पीकरण की मात्रा मुख्यतः तापमान, वाष्पीकरण की अगर मात्रा देखा जाए तो ये मुख्यतः तापमान एवं आर्द्र सतह के अनुकूलता पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की अगर मात्रा को देखा जाए तो यह तापमान एवं आर्द्र सतह की अनुकूलता पर निर्भर करती है। यदि वायु में उपस्थित संपूर्ण जलवाष्प संघनित होकर, यदि वायु में उपस्थित संपूर्ण जल वाष्प संघनित होकर पुनः पृथ्वी को एक साथ प्राप्त हो जाए तो भूपृष्ठ पर 2.5 मीटर मोटी पानी की परत बिछ जाएगी। सामान्यतः अगर देखा जाए तो वायु में कुल आयतन के 5% तक ही जलवाष्प पाई जाती है। यानी सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो वायु में कुल आयतन के 5% तक ही जलवाष्प पाई जाती है। किंतु यह मात्रा तापमान कम या ज़्यादा होने पर, किंतु यह मात्रा तापमान के कम या ज़्यादा होने एवं भूतल से वाष्पीकरण घटने बढ़ने पर निर्भर करती है। विक्षोभ मंडल में होने वाली सभी प्रकार की गतिशील क्रियाएं, यानी विक्षोभ मंडल में होने वाली सभी प्रकार की गतिशील क्रियाएं जैसे मेघ, बिजली, गर्जना, वर्षा, तुषार या हिमपात, ओस, पाला, कोहरा आदि जलवाष्प की उपस्थिति से ही संभव है। यानी ये चीज़ें जलवाष्प की उपस्थिति से ही संभव है। प्रायः 7 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात, प्रायः 7 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात जल वाष्प की मात्रा तेजी से घटने लगता है। प्रायः 7 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो घटने लगती है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात 10 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात वायु में जलवाष्प अपवाद स्वरूप ही मिल सकती है। यानी 10 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात वायु अपवाद स्वरूप ही मिल सकती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जलवाष्प निचले वायुमंडल का मुख्य घटक है। ये अन्य पदार्थ में जलवाष्प हो गया। दूसरा है धूल के कण, यानी पहला वायुमंडल का संगठन या बनावट में पहला था गैसें, दूसरा अन्य पदार्थ, और अन्य पदार्थ में ये जलवाष्प हो गया। और दूसरा है धूल के कण। विभिन्न माध्यमों से
अनेक माध्यमों से भूतल से धूल के विभिन्न आकार प्रकार के कण वायुमंडल की निचली परतों में पहुंचते रहते हैं। धरातल पर अनेक क्रियाओं के कारण धूल के कण टूटते विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार वाले वायुमंडल में की निचली परत में पहुंचते रहते हैं। ऐसे कणों की मात्रा क्षेत्रवार एवं जल स्थल व वायु प्रवाह की दिशा के अनुसार कम ज़्यादा हो सकते हैं। यानी जो ये छोटे छोटे कण वायुमंडल के निचली परत में पहुंचते रहते हैं, ये जो है इनके कणों की मात्रा क्षेत्रवार जल स्थल और वायु प्रवाह की दिशा के अनुसार कम या ज़्यादा होते रहते हैं। महीन धूल के कण वायु में झूलती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जो बारीक या महीन प्रकार के धूल के कण होते हैं, ये वायु में झूलती हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि सौर ऊर्जा के प्रकाश को बिखेरते हैं। इसी से प्रातः एवं सायंकाल की लालिमा दिखाई देती है। यही कारण होता है कि प्रातः और सायंकाल की लालिमा जो है दिखाई देती है, तथा दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। यही कारण होता है कि सुबह शाम लालिमा दिखाई देती है और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। धूल के कण जलवाष्प के संघनन क्रिया में विशेष सहायक होते हैं। धूल के कणों को अगर देखा जाए तो ये जलवाष्प की क्रिया के लिए विशेष सहायक होते हैं। अधिक ऊंचाई पर इनकी मात्रा तेजी से घटती जाती है। अधिक ऊंचाई पर धूल के जो कण होते हैं, इनकी मात्रा तेजी से घटती जाती है। वायुमंडल की निचली परतों में मिट्टी के कणों के साथ साथ समुद्री लवण के कण वायुमंडल के निचली परतों के कणों के साथ साथ समुद्री लवण, जैव सामग्री के कण, ज्वालामुखी राख के कण, उल्कापात एवं प्रदूषकों के कण भी पाए जाते हैं। तो ये वायुमंडल के संगठन या बनावट, ये है वायुमंडल का संगठन, जिसमें दो चीज़ें पाई गई, गैसें और अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थों में जलवाष्प और धूल के कण। अगला है वायुमंडल की संरचना, यानी जो आज का विषय था, वायुमंडल का संगठन एवं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना सर्वत्र एक जैसी नहीं है। अगर देखा जाए तो वायुमंडल की जो संरचना है वो सर्वत्र एक समान नहीं है। इसमें ऊंचाई, अक्षांश व ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसमें ऊंचाई, अक्षांश एवं ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ऊंचाई के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे भारी व सघन गैसें, वाष्प व धूल के कण सबसे निचली परत में पाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे भारी व सघन गैसें
वाष्प व धूल के कण सबसे निचली परत में ही पाए जाते हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसें ऊपरी वायुमंडल में अधिक मात्रा में मिलती हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसें ऊपरी वायुमंडल में अधिक मात्रा में मिलती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में जलवाष्प की मात्रा शून्य के बराबर होती है। वायुमंडल के ऊपरी परतों में जलवाष्प की मात्रा शून्य के बराबर होती है। ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है 30 से 60 किलोमीटर के मध्य मिलता है। यानी ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण जो होता है वो 30 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर की मध्य में मिलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है तथा उसका वितरण भी निचली परतों की भांति संगठित नहीं रहता है। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु वो विरल होती जाती है तथा उसका वितरण भी निचले परतों की भांति संगठित नहीं रहता है। 600 किलोमीटर के पश्चात अगर देखा जाए तो वायु बादलों की भांति छोटे छोटे गुच्छों में बंटने लगते हैं। यानी 600 किलोमीटर ऊंचाई पर अगर देखा जाए तो वायु जो है बादलों की भांति छोटे छोटे गुच्छों के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 1600 किलोमीटर पश्चात वायु इतनी अधिक हल्की व आयनीकृत हो जाती है। यानी धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर देखा जाए तो वायु इतनी हल्की व आयनीकृत हो जाती है कि भूतल पर प्रभाव की दृष्टि से नगण्य मानी जाती है। उसका धरातल पर प्रभाव 0 माना जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प तथा ओजोन के वितरण में अक्षांश व ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल में जलवाष्प तथा ओजोन के वितरण में अक्षांश व ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में ओजोन उच्च अक्षांशों में अधिक तथा विषुवत रेखा के निकट कम मात्रा में पाई जाती है और विषुवत रेखा के निकट कम मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निम्न अक्षांशों में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निम्न अक्षांशों में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उच्च अक्षांशों में ऋतुक्रम के अनुसार बदलती रहती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऋतुक्रम के अनुसार बदलती रहती है। दीर्घ अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की मात्रा में अंतर आते हैं। दीर्घ अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की मात्रा में अंतर पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है तथा ओजोन की मात्रा घट रही है। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
निरंतर बढ़ती जा रही है और ओजोन की मात्रा निरंतर घटती जा रही है। वायुमंडल की भौतिक संरचना देखी जाए, अगर देखा जाए वायुमंडल की अगर भौतिक संरचना को देखा जाए तो इसमें अनेक परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल की अगर भौतिक संरचना को देखा जाए तो इसमें अनेक परतें पाई जाती हैं। ये परतें तापमान, वायुदाब व अन्य विशेषताओं पर आधारित हैं। ये परतें तापमान, वायुदाब व अन्य विशेषताओं पर आधारित हैं। वायुमंडल के परतों के विभाजन को, वायुमंडल के परतों के विभाजन को वायुमंडल का अस्त्रीकरण, विभाजन को वायुमंडल का अस्त्रीकरण भी कहा जाता है। वायुमंडल की परतें, यानी वायुमंडल में कौन सी परतें पाई जाती हैं? वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार उसकी बनावट बदलती रहती है। अगर देखा जाए तो वायुमंडल में उसकी ऊंचाई के अनुसार उसकी बनावट बदलती रहती है। सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग, सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग पहले पृथ्वी तल को गर्म करता है। सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग पहले पृथ्वी तल को गर्म करता है, अतः वायु की निचली परतों का तापमान वितरण इससे प्रभावित होता है। सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग पहले पृथ्वी तल को गर्म करता है, अतः वायु की निचली परतों का तापमान वितरण इससे प्रभावित होता रहता है। निचली परतों में पाई जाने वाली गैसों का स्वरूप बदलता रहता है। निचली परतों में पाई जाने वाली गैसों का जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसको दो आधारों पर किया जाता है। एक रासायनिक बनावट के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा गैसों की उपलब्धि व विशेष घटनाओं के आधार पर उसका वर्गीकरण। यानी वायुमंडल की परतों के वर्गीकरण अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार से कर सकते हैं, रासायनिक बनावट के आधार पर और गैसों की उपलब्धि और विशेष घटनाओं के आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है रासायनिक बनावट के आधार पर रासायनिक बनावट के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण। इस आधार पर वायुमंडल को दो प्रमुख सममंडलों, इस आधार पर वायुमंडल को दो प्रमुख मंडलों सम और विषम, इस आधार पर वायुमंडल को दो प्रमुख मंडलों में सम और विषम में वर्गीकृत किया जाता है। सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है। सममंडल की ऊंचाई अगर देखा जाए तो यह 90 किलोमीटर तक है। इसमें गैसों की भौतिक व रासायनिक बनावट, इसमें गैसों की भौतिक व रासायनिक बनावट प्रायः समरूपी होती है। यानी सममंडल में इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है और इसमें गैसों का भौतिक व रासायनिक बनावट जो है समरूपी रहती है। यहाँ मुख्य गैसें जो होती हैं इस भाग में, वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें होती हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सममंडल की प्रमुख गैसें हैं। ये मिलकर 91
प्रतिशत से अधिक भाग बनाती हैं। ये मिलकर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलकर 91% वायुमंडल में अपना भाग बनाती हैं। शेष 9% में नियान, हीलियम, जिनोन आदि गैसें आती हैं। 6% में शेष 9% में नियान, हीलियम और जिनोन आदि गैसें आती हैं। जल वाष्प व धूल व अन्य विविध कण इसी भाग में पाए जाते हैं। जल वाष्प व धूल व अन्य विविध प्रकार के कण जो हैं वो इसी भाग में पाए जाते हैं। दूसरा है विषम मंडल। पहला सम था, दूसरा था विषम मंडल। विषम मंडल की बनावट बहुत जटिल है। देखा जाए तो विषम मंडल की बनावट बहुत जटिल है। इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर के पश्चात, इसकी ऊंचाई जो है 90 किलोमीटर के पश्चात वायुमंडल के शीर्ष भाग तक है। यानी सम मंडल की ऊंचाई 0 से 90 किलोमीटर तक और विषम मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से लेकर वायुमंडल के शीर्ष भाग तक है। इसमें इस भाग में क्षेत्रीय परत में विशेष किस्म की सौर ऊर्जा से चार्ज गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसी गैसें की 4 परतें मिलती हैं। यानी इस क्षेत्र में, इस पेटी में 4 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। आणविक नाइट्रोजन परत, दूसरा है आणविक ऑक्सीजन परत, तीसरा है हीलियम परत और चौथा है आणविक हाइड्रोजन परत। सौर ऊर्जा का विशेष किरणों के प्रभाव से, सौर ऊर्जा के विविध किरणों के प्रभाव से यहाँ पर इसी में से ओजोन व आयन विकसित होते हैं। सौर ताप की उष्णता अधिक ऊंचाइयों पर अधिक मिलती है। इसी कारण से यहाँ के तापमान में अधिक ऊंचे रहते हैं। इसी कारण से यहाँ के तापमान अधिक ऊंचा रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ विरल गैसें ही पाई जाती हैं। तो पहला ये रासायनिक बनावट के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण हुआ, जिसको हम 2 भागों में बांटा गया, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल की ऊंचाई जो है 0 से 90 किलोमीटर तक और विषम मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से जहां तक वायुमंडल का शीर्ष भाग तक पाया जाता है वो विषम मंडल के अंतर्गत आता है। दूसरा है ऊंचाई के आधार पर, यानी पहला था रासायनिक बनावट के आधार पर पर्यावरण का वर्गीकरण और दूसरा है वायुमंडल के आधार पर वायुमंडल के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण। वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, किंतु 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला ही वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की अगर ऊंचाई को देखा जाए तो ये 29,000 किलोमीटर तक माना जाता है, लेकिन 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतया ऊंचाई पर जाने पर वायु हल्की होती रहती है। यानी सामान्यतया अगर देखा जाए तो ऊंचाई पर जाने पर वायु हल्की होती रहती है। सूर्यातप से सबसे पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है। सूर्यातप से सबसे पहले सूर्य
पृथ्वी गर्म होती है तथा उसके पश्चात वायुमंडल की निचली परतें एवं उनसे ऊपर की परतें क्रमशः गर्म होती हैं। वायुमंडल में ओजोन, धूल के कण, जलवाष्प, ज्वालामुखी की अनेक गैसें एवं अन्य कारणों के प्रभाव से न तो सभी ऊंचाई पर वायुमंडल की संरचना ही समान है और न ही उसका ताप वितरण की दृष्टि से एक सा प्रभाव दिखाई देता है। अतः विभिन्न विशेषताओं एवं बदलती हुई संरचना के आधार पर देखा जाए तो वायुमंडल में निम्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं या परतों को बांटा जा सकता है। नंबर 1 परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। नंबर 1 आता है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। यह जो है वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। यह क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल जिसे कहते हैं, यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवीय अक्षांशों पर 8 से 9 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तक, यानी परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर इसकी ऊंचाई तक और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 9 किलोमीटर रह जाती है। अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। यानी अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से जो जो हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इस मंडल में, इस भूभाग में या इस मंडल में या इस पेटी में वायु के गर्म रहने का मुख्य कारण पृथ्वी से प्राप्त ताप है। इस मंडल की वायु के गर्म रहने का मुख्य कारण जो है वो पृथ्वी से प्राप्त जो है ताप है। यहाँ जल कण, जलवाष्प, धूल कण, प्रदूषक क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। यहाँ का पार्थिव विकिरण अगर देखा जाए की क्रिया होती है, यहाँ पर पार्थिव विकिरण की क्रिया यहाँ होती है। क्षोभ मंडल में विकिरण, संचालन और संवहन, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में विकिरण, संचालन और संवहन की क्रिया द्वारा गर्म तथा ठंडा होता रहता है। ये गर्म और ठंडा होता रहता है। जेट स्ट्रीम पवनें निम्न अक्षांशों में इसी मंडल की ऊपरी सीमा पर चलती हैं। यानी जेट स्ट्रीम की पवनें जो होती हैं वो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में ही चलती रहती हैं। यहाँ सदैव जो है परिवर्तन की क्रिया होती रहती है। यानी परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में सदैव देखा जाए तो परिवर्तन की क्रिया होती रहती है। इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल का भी नाम दिया गया है। इस मंडल में प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यानी क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता रह जाता है। वायुमंडल के तापमान के घटने की यह दर ताप क्षय दर कहलाती है। यह जिस दर में यह घटता है इसे हम ताप क्षय के नाम से पुकारते हैं। इसकी ऊपरी सीमा पर वायु का दबाव घटकर धरातल की अपेक्षा 1/4 ही रह जाता है। इसकी ऊपरी सीमा पर वायु का दबाव घटकर धरातल की अपेक्षा 1/4 ही रह जाता है। आंधी, तूफान, बादलों की गर्जना, वर्षा, विद्युत प्रकाश आदि इसी मंडल में होते हैं। इन्हें सब घटनाएं जो है यह परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इस प्रकार यहाँ सभी संवेदनशील, इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ सभी संवेदनशील प्रभावों की उत्पत्ति यहीं से होती है। संवाहनिक
हवाओं पर एवं सभी प्रकार की मौसमी घटनाओं का भी ये केंद्र है। संवहनिक हवाओं एवं सभी प्रकार की मौसमी घटनाओं का भी ये मुख्य केंद्र है। दूसरा है, यानी पहला आपका था परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, दूसरा है मध्य स्तर या क्षोभ सीमा, यानी दूसरा है आपका मध्य स्तर या क्षोभ सीमा। परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल की सीमा, परिवर्तन मंडल की सीमा और समताप मंडल के प्रारंभ के मध्यवर्ती भाग को मध्य स्तर या क्षोभ सीमा कहते हैं। परिवर्तन मंडल की सीमा और समताप मंडल के प्रारंभ के मध्यवर्ती भाग को मध्य स्तर या क्षोभ सीमा कहते हैं। मध्य स्तर की मोटाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। मध्य स्तर की मोटाई अगर देखा जाए तो ये 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। यहाँ किसी प्रकार की परिवर्तनकारी क्रियाएं नहीं होती हैं, यानी मध्य स्तर या क्षोभ सीमा में किसी प्रकार की परिवर्तनकारी क्रियाएं नहीं होती हैं, अतः इसे अचल स्तर भी कह सकते हैं। अतः इसे जो है अचल स्तर, मध्य स्तर या क्षोभ सीमा को अचल स्तर के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्रुवों के निकट, ध्रुवों के निकट विक्षोभ मंडल कम ऊंचा एवं विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचा रहने के कारण, ध्रुवों के निकट विक्षोभ मंडल कम ऊंचा एवं विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचा रहने के कारण मध्यवर्ती अक्षांशों में दोहरा अचल स्तर व मध्य स्तर पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है। क्षोभ सीमा को मौसमी परिवर्तनों का छत भी कहा जा सकता है। क्षोभ सीमा को मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहते हैं। तीसरा है समताप मंडल, तीसरा मंडल है समताप मंडल। ये मंडल मध्य स्तर के बाद प्रारंभ होता है। ये मंडल मध्य स्तर के बाद प्रारंभ होता है। इस मंडल में क्षैतिज परतों के समान लगभग समान रहते हैं। ये मंडल में क्षैतिज परतों के तापमान लगभग समान रहते हैं। समताप मंडल तापमान की जांच सर्वप्रथम वैज्ञानिक तीसरा डी बोल्ट ने 1888 में की। समताप मंडल की जांच सर्वप्रथम वैज्ञानिक तीसरा डी बोल्ट ने 1888 में किया। यह यहाँ अवशोषित सूर्यातप की मात्रा तथा विकिरण समान होता है। नवीन खोजों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आंकी गई है। नवीन खोजों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस मंडल की ऊंचाई 18 से 80 किलोमीटर तक आंकी गई है। यह ऊंचाई अक्षांश और ऋतुओं के अनुसार परिवर्तनशील रहती है। यहाँ की ऊंचाई अक्षांश और ऋतुओं के अनुसार परिवर्तनशील रहती है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई जाड़े ऋतु से कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रीष्म के महीनों में विक्षोभ मंडल की परिवर्तनशील क्रियाओं, क्योंकि विक्षोभ मंडल में परिवर्तनशील क्रियाओं से ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। इस मंडल में मौसम परिवर्तन, संवहन एवं संघनन संबंधी क्रियाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमंडल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चौथा है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल समताप मंडल की ऊपरी परत पर ही स्थित है। ओजोन मंडल समताप मंडल की ऊपरी परत पर ही स्थित है। सूर्य से मिलने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से ओजोन परत, ओजोन मंडल रक्षा करता है। यहाँ का ऑक्सीजन गैस सोखकर स्वयं गर्म होकर ओजोन में बदल जाती है। इससे पृथ्वी को परावैंगनी किरणों से होने वाली गर्मी और विनाश में सुरक्षा मिल जाती है। ओजोन गैस जो होती है कि अधिकता के कारण, ओजोन गैस की अधिकता के कारण ही इस परत को ओजोन मंडल कहा जाता है। यानी इस परत में ओजोन गैस की अधिकता होने के कारण ही इसे ओजोन मंडल का नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई जो अगर देखा जाए तो यह 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य है।
यानी उसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य है। यहाँ पर अगर तापमान को देखा जाए, इसी कारण से तेजी से बढ़ता है। इस परत की निचली सीमा जो होती है सबमंडल में मिल गई है। इस परत की निचली सीमा सबमंडल में मिल गई है। नंबर 5, तापमंडल या आयनमंडल। वायुमंडल की यह ऊपरी परत 80 किलोमीटर से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई में फैली है। वायुमंडल, तापमंडल या आयनमंडल, वायुमंडल की ये ऊपरी परत 80 किलोमीटर से की ऊंचाई से प्रारंभ होकर लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यहाँ की उपस्थित गैसों में ब्रह्मांड किरणें, कॉस्मिक किरणें ग्रहण कर विद्युतमय हो जाती हैं। इस आयनीकरण या विद्युतमय क्रिया के कारण ही इस भाग को आयन मंडल के नाम से पुकारते हैं। इस भाग में ध्रुव, ज्योति, उल्काओं की चमक, रेडियो तरंगों का विभिन्न ऊंचाइयों पर पुनः पृथ्वी पर लौटना, नीले आकाश जैसी क्रियाएं होती रहती हैं। आयन मंडल कई तहों में बटा हुआ होता है। यहाँ के तापमान बढ़ते हुए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाते हैं। इस मंडल की ऊपरी परतें परावैगनी फोटॉन, ये सूर्य की विशेष हानिकारक किरणों को भी अवशोषित कर लेती हैं। यहाँ का वायुमंडल बहुत ही हल्का एवं विरल होता है। इसकी विस्तृत खोज अगर देखा जाए, खोज भू उपग्रहों, विद्युत चुंबकीय तरंगों, रेडियो एवं ध्वनि तरंगों की सहायता से की जा रही है। और नंबर 6 है बहिर्मंडल। यहाँ पर वायुमंडल बिखरने की स्थिति में होता है। नंबर 6 है बहिर्मंडल। यहाँ पर वायुमंडल बिखेरने की स्थिति में होता है। यहाँ विशेष गर्म तथा बहुत हल्की गैसों तथा प्रायः घटते गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल गुच्छों में बिखरा हुआ होता है। बहिर्मंडल, यहाँ पर वायुमंडल बिखरने की स्थिति में होता है। बहिर्मंडल में अगर देखा जाए तो वायुमंडल जो है ये बिखरने की स्थिति में होता है। यहाँ विशेष गर्म एवं बहुत हल्की गैसों तथा प्रायः घटते गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडलीय गुच्छों में बिखरा हुआ होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गुच्छों के रूप में बिखरी हुई मिलती हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैसें, यानी इस भूभाग में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी बिखरी हुई गैसें गुच्छों के रूप में मिलती हैं। ये वायुमंडल का सीमांत, ये यानी बहिर्मंडल वायुमंडल का सीमांत कहा जा सकता है। इस मंडल के ऊपरी भाग की ऊंचाई, इस मंडल के ऊपरी भाग की ऊंचाई को अगर देखा जाए तो यह अनिश्चित है, क्योंकि हल्की गैसों के गुच्छे आकाश में 15 से 20 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर भी मिल सकते हैं। क्योंकि जो हल्की प्रकार की गैसें हैं इनके गुच्छे जो है वायुमंडल में 15 से 20 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर भी मिल सकते हैं। वायुमंडल के अगर कार्यों को देखा जाए, वायुमंडल के कार्यों को, तो वायुमंडल का प्रमुख कार्य तापमान का नियंत्रण। वायुमंडल के अगर कार्यों को देखा जाए तो वायुमंडल के कार्य तापमान का नियंत्रण नंबर 1 है। तापमान का, यानी वायुमंडल के अगर कार्यों को देखा जाए तो नंबर 1 आता है तापमान का नियंत्रण। दूसरा है वायुमंडलीय दबाव। दूसरा है वायुमंडल के कार्य। नंबर 2 है
वायुमंडलीय दबाव, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, चौथा है प्रदूषण नियंत्रण, पांचवा है जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। यानी वायुमंडल के अगर कार्यों को देखा जाए तो इसके कार्यों में तापमान का नियंत्रण, वायुमंडलीय दबाव, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, ये वायुमंडल के कार्य हैं। वायुमंडल के कार्य तापमान का नियंत्रण, वायुमंडलीय दबाव, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, ये वायुमंडल के कार्य हैं। अगर वायुमंडल के महत्व को देखा जाए, अगर वायुमंडल के महत्व को देखा जाए तो इसे हम कई रूपों में बांट सकते हैं। नंबर एक है जीवन के लिए आवश्यक। वायुमंडल के महत्व को अगर देखा जाए तो इसे भी हम कई रूप में विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नंबर एक, जीवन के लिए आवश्यक। दूसरा है पृथ्वी की सुरक्षा। तीसरा है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। तीसरा है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। चौथा है वायुमंडलीय संतुलन को बनाए रखना। चौथा प्रकार है वायुमंडलीय संतुलन को बनाए रखना। पांचवा प्रकार है महत्व है पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखना। यानी वायुमंडल का विशेष महत्व है कि इससे जीवन के लिए आवश्यक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और मानव के जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। अगर वायुमंडल के महत्व को देखा जाए तो ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और मानव के जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वायुमंडल। दूसरा है पृथ्वी की सुरक्षा। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों पाई जाती हैं, गैस पाई जाती है जो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है। जैसे ओजोन का क्षरण होता है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ओजोन लेयर रोकती है, विनाश को बचाती है, तो यह पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा कवच है ये पर्यावरण वायुमंडल। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है। ये वायुमंडल को अगर देखा जाए तो ये जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है, वायुमंडलीय संतुलन को बनाए रखता है और पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखता है। ये इसका महत्व, वायुमंडल का महत्व है। जीवन के लिए आवश्यक है, पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है, वायुमंडलीय संतुलन को बनाए रखना इसका काम है और पृथ्वी को सुंदर बनाने का कार्य करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो हमारा वायुमंडल का संगठन और संरचना, वायुमंडल के कार्य, वायुमंडल का महत्व विषय पर जो चर्चा हुई है, ये अच्छा लगेगा आपको सभी को। मिलते हैं एक नए वीडियो के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।